Dear students, very good morning to all the students of Malgaon Public School Inter College, and I think you are very safe in your house and you are keeping enjoyment of your holidays due to lockdown, and this is all the factor of the spread of coronavirus. Okay, so I think this is also the time for you making of the future. Okay, you are spending your time in holidays, but it is not the time for the holidays. You have to keep your life busy in studying, because the student life is the life of study only. Okay, so please carry on your studying and carry on your life. ठीक है, तो आगे चलते हैं. कह रहा है क्या कि हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, विनिर्माण उद्योग. सोशल स्टडी में हम, सामाजिक विज्ञान में हम आपको पढ़ाए थे विनिर्माण उद्योग. तो इसमें हम आपको बताया था क्या कि उसका पूरा चैप्टर हमने आपको समझाया था, बताया था कि विनिर्माण उद्योग क्या है, विनिर्माण उद्योग के कौन कौन से वर्गीकरण है, और विनिर्माण उद्योग में कौन कौन सी चीजें सहायक होती हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें सहायक नहीं होती, इसकी समस्याएं क्या है, इसके लाभ क्या है, सब आपको मैंने बताया था. ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस रखेंगे और उनको आपको बताएंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं. पहले हम मेरी आप जानते हो कि हमारा सोशल स्टडी का, सामाजिक विज्ञान का जो कोर्स है वो 4 पैटर्न में डिवाइड होता है. बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद में आपका अधिलघुत्तरी प्रश्न, और उसके बाद में लघुत्तरी प्रश्न और विस्तृतोत्तरी प्रश्न. ये समस्त भागों में हमारा चैप्टर डिवाइड होता है. इसके 2 खंड होते हैं. एक में सेक्शन ए में हिस्ट्री और सिविक्स का अध्ययन होता है, और सेक्शन बी में हमारा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना होता है. तो ये पेपर आपका आता है. चलिए, एनसीईआरटी जोन में सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वो कौन सा कच्चा माल है, वो कौन सा कच्चा माल है जो सीमेंट उत्पादन में काम आता है. सीमेंट उत्पादन के लिए कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है. तो स्टूडेंट्स, वो कच्चा माल हमारा क्या है, चूना पत्थर. ठीक है, चूना पत्थर के प्रयोग से हम सीमेंट को बनाते हैं. ठीक है, और इसके बाद में हम जानते हैं क्या कह रहा है क्या कि वो कौन सी एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है. तो स्टूडेंट्स, वो है सेल. ठीक है, तो सेल के माध्यम से जो कंपनियां हैं वो सार्वजनिक क्षेत्रों को स्टील उत्पादन की जो वस्तुएं हैं वो उनको उपलब्ध कराती हैं. ठीक है, और हमने बताया था आपको कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन होते हैं, ऐसे उद्योग धंधे, ऐसी संस्थाएं जो सरकार के हाथ में होती है, जो जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है, वो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आते हैं. ठीक है, इसके बाद में दिया हुआ है क्या, आप आसानी से समझ गए होंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र को लोहा इस्पात की उत्पादक वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाली जो संस्था है वो कौन है, सेल. ठीक है, इसके बाद जैसे कि आप जानते हो कि अब परीक्षा में ये भी आ सकता है कि सेल का पूरा नाम क्या है. तो सेल का पूरा नाम क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ओके, तो सेल का पूरा नाम है. ये कंपनी जो है वो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार को स्टील के उत्पादन का वितरण करती है, बाजार में उनको उपलब्ध कराती है. ठीक है, वो कौन सा उद्योग है जो बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है. तो एल्यूमिनियम उद्योग है स्टूडेंट्स, जिसमें कच्चा माल बॉक्साइट के रूप में उपयोग होता है. मतलब एल्यूमिनियम के प्रगलन में बॉक्साइट नामक अयस्क का उपयोग होता है. जब हम
इसकी अशुद्धियों को, बॉक्साइट की जब हम अशुद्धियों को दूर कर देते हैं तो उससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, तो अब प्रगलन क्या है? प्रगलन क्या है? प्रगलन वह अवस्था है जिस प्रकार, जिससे हम क्या, प्रगलन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की धातुओं को गला करके, विभिन्न प्रकार के अयस्कों को गला करके हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। वो प्रक्रिया कहलाती है प्रगलन। ठीक है, नहीं आप सुन पाए? ये कच्चा लोहा है, ठीक है, लौह अयस्क है, इसको हमने क्या किया कि बड़े बड़े फाउंडेशंस में, भट्टियों में हमने उनको गलाया और उनकी अशुद्धियों को दूर किया, शुद्ध लोहा हमने प्राप्त किया। उसी प्रकार से बॉक्साइट को भी उच्च तापमान पर उनको पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद उनकी अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध एल्यूमिनियम को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। और प्रगलन क्या है कि जिन बड़ी बड़ी भट्टियों में बॉक्साइट को क्या किया जाता है, तरल अवस्था में लाया जाता है। ठीक है, उनको तरल अवस्था में लाया जाता है, फिर उनसे अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो उन भट्टियों को, बड़ी बड़ी भट्टियों को कहते हैं क्या? प्रगलक कहते हैं। ओके। फिर कह रहा है क्या कि वो कौन सा उद्योग है जो दूरभाष और कंप्यूटर आदि क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो उद्योग है क्या? इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो हमारी संचार सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि विनिर्माण उद्योग में संचार और परिवहन के साधनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन हुआ, तो वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए और उन्हें, उस उत्पादित वस्तुओं को देश के बाजारों में भेजने के लिए हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। भाई, हमने यहाँ पर मान लिया हमारे उत्तर प्रदेश में चीनी का निर्माण बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, राजस्थान में बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या राजस्थान वाले चीनी नहीं खाते हैं क्या? तो राजस्थान तक चीनी कैसे पहुंचाई जाएगी? वो हमारी परिवहन के साधनों से ही, यातायात के साधनों से ही उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ठीक है, तो परिवहन के साधन जो हैं वो उद्योग धंधों की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इसी प्रकार से संचार के जो साधन है वो भी विनिर्माण उद्योग से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि संचार के माध्यम से ही हम अपने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कहाँ किस चीज की वस्तु की आवश्यकता से उसकी हम डीलिंग करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है क्या कि विनिर्माण क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों को, उनको मनुष्य के प्रयोग के लायक बनाना, मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं क्या? विनिर्माण। ठीक है, उसे कहते हैं क्या? विनिर्माण। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से सूती वस्त्रों को बनाना। ठीक है, और लौह अयस्क से हमें इस्पात की, लौह इस्पात की वस्तुओं का निर्माण करना। ठीक है, और चूने पत्थर को हमने सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया। तो ये सब क्या प्रक्रियाएं? ये सब विनिर्माण के क्षेत्र में आती हैं। इसके बाद यह है क्या कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन होते हैं, मतलब वो कौन कौन से कारक हैं जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? तो इन भौतिक कारणों में सबसे पहले बात है क्या कि कच्चे माल की उपलब्धता। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को देखा जाता है। ठीक है, अर्थात उद्योग धंधे, विनिर्माण कार्य वहां पर ज्यादा अच्छी तरीके से अवस्थित हो जाते हैं जहां पर हमें कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। आप देखिए कि भारत की अधिकांश चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गन्ने का उत्पादन पूरे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है।
तो शुगर मिल जो है, चीनी बनाने के जो कारखाने वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि अगर चीनी मिले हम ऐसे स्थान पर लगाएंगे जहां पर गन्ने की उपलब्धता नहीं है, गन्ने का उत्पादन नहीं होता है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर गन्ना उत्पादन होता है वहां से गन्ने को मंगाना पड़ेगा और उसकी परिवहन लागत अलग से लगेगी। तो क्या होगा कि उत्पादन जो हमारा महंगा होगा और उत्पादित वस्तुएं भी महंगी होगी। तो इसलिए विभिन्न कंपनियां जो हैं, विभिन्न कारखाने वहीं पर स्थापित हो जाते हैं जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता होती है। आप देख लीजिए उड़ीसा है, झारखंड है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो लौह इस्पात के कारखाने वहां पर ज्यादा मात्रा में, क्यों? क्योंकि वहां पर कोयला और लोहा स्थानीय स्तर पर ही हमें वहीं पर ही उपलब्ध हो जाता है, तो परिवहन लागत नहीं आती है। ठीक है, तो भौतिक कारणों में से एक है कच्चे माल की उपलब्धता। इसके बाद हमारा दूसरा आता है क्या कि अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु, तो हमारे उद्योग धंधे वहां पर ज्यादा अच्छी तरीके से विकसित होते हैं जहां पर जलवायु सम होती है, अनुकूल जलवायु होती है, वहां पर उद्योग धंधों का विकास ज्यादा अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, आप देख लीजिए कि हमारे मैदानी क्षेत्रों में उद्योग धंधे ज्यादा लगे हुए हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर जो जलवायु है वो समान है, मतलब अच्छी जलवायु है। ठीक है, और अभी आप चले जाइए जम्मू कश्मीर के लद्दाख में चले जाइए, तो वहां पर जलवायु अनुकूल नहीं होती है, अति ठंड होती है, तो वहां पर उद्योग धंधे जो है वो विभिन्न कंपनियां नहीं लगाना चाहती हैं। राजस्थान के थार के मौसम में चले जाइए, वहां पर अत्यधिक ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पर जलवायु समान नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो वहां पर कोई भी विनिर्माण कार्य या उद्योग धंधे वाला कार्य नहीं होता है। तो जहां पर जलवायु सब समान होती है वहां पर उद्योग धंधों का विकास ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में भी है कि शक्ति के साधन। आप जानते हो उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के संसाधनों की भी हमें आवश्यकता होती है। तो शक्ति के संसाधन मतलब क्या कि वे संसाधन जिससे कारखानों में मशीनें चल सके, ऐसे संसाधनों को कहते हैं शक्ति के संसाधन। जैसे आपका पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम है, आपका जल विद्युत है, तो इनसे मशीनें चलती हैं। तो जहां पर जल विद्युत है ना, ऊर्जा के रूप में, शक्ति के साधन के रूप में जल विद्युत, कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ जैसे शक्ति के संसाधन हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वहां पर उद्योग धंधों का ज्यादा अच्छी तरीके से विकास होता है। तो ये कुछ भौतिक कारण हैं जो विनिर्माण कार्यों में हमारी मदद करते हैं। और फिर कुछ कारण ऐसे हैं क्या कि कुछ ऐसे कारण भी हैं जो मानवीय कारक भी हैं, जो उद्योग धंधों की अवस्थापना में सहायक होते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि मानवीय श्रम की उपलब्धता। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है मानवीय श्रम में। कैसे कि कोई भी उद्योग तब तक काम नहीं करेगा जब तक मानव उसमें श्रम नहीं करेगा। भाई मशीनें हैं लेकिन जब चलाने के लिए मनुष्य नहीं है तो उत्पादन कार्य संभव नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात लिखा है क्या, पूंजी की उपलब्धता। तो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए, अर्थात जब हमारे पास पूंजी ही नहीं होगी तो हम उद्योग धंधे कैसे लगाएंगे। फिर तीसरी चीज क्या है, फिर आपकी तीसरी चीज है बाजार। कि मान लिया हमने विभिन्न कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन तो कर लिया, लेकिन उन वस्तुओं को बेचने के लिए हमारे पास बाजार अगर नहीं होंगे तो हम उन उत्पादित वस्तुओं को कहाँ बेचेंगे, उनकी खपत कहाँ होगी, उनका उपभोग कहाँ होगा, तो उत्पादन कार्य संभव नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि ये हमारे मानवीय कारक हैं। वैसे तो और भी कारक हैं जो मानवीय श्रेणी में आते हैं, जो हमारे उद्योग धंधों में सहायक होते हैं। आपका एनसीईआरटी पैटर्न में एक नया और क्वेश्चन है कि आधारभूत उद्योग कौन है, और उदाहरण देकर समझाइए। ये हमने कल आपको बताया था कि आधारभूत उद्योग कौन है,
ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए आधार हैं, वे हमारे कहलाते हैं आधारभूत उद्योग। इन्हें हम प्राथमिक उद्योग भी कहते हैं, ठीक है, या आधारभूत उद्योग कहते हैं। इन पर हमारे अन्य उद्योग भी टिके होते हैं। जैसे आपका ले लीजिए कृषि उद्योग, ठीक है, तो कृषि जो है वो अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, जिनसे अन्य उद्योग चलते हैं। जैसे कृषि से हमें गन्ना है, जूट है, ठीक है, ऐसी चीजें हमें, कपास है, ऐसी चीजें हमें प्राप्त होती हैं जिनसे हमारे अन्य उद्योग चलते हैं। जैसे गन्ने से चीनी उद्योग और कपास से वस्त्र उद्योग, जूट से पटसन उद्योग, वो सारे के सारे उद्योग चलते हैं। तो कृषि हमारा क्या हो गया, आधार उद्योग हो गया। अब जैसे आप ले लिए पशुपालन, तो पशुपालन को भी अब कृषि की श्रेणी में डाल दिया गया है, लेकिन ये भी हमारा आधारभूत उद्योग ही है। जैसे क्या भैया कि जो पशु हैं उनको हमें चमड़ा उद्योग, मांस उद्योग, डेयरी उद्योग जैसे उद्योग उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गया आधारभूत उद्योग, इन्हें हम प्राथमिक उद्योग के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एनसीईआरटी पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस हुए, और इसके बाद में एनसीईआरटी पैटर्न वाले हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आपको आएंगे और उनको अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। बाय बाय।